बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज बात करना चाहूँगी रिश्तों पे। अब आप कहेंगे कि रिश्तों की क्या बात करनी है, ये तो एक रिश्ते तो हम सबकी ज़िंदगी में होते ही हैं, व्हाट्स द बिग डील। और मैं किसी स्पेसिफ़िक रिश्ते की भी बाय द वे व्यूअर्स बात नहीं करना चाहूँगी। जनरली जो हमारे रिश्ते, हमारे ताल्लुक़ होते हैं, उन पे डिस्कशन करनी मेरे ख़्याल से बहुत ज़रूरी है। अम्मी के साथ कैसे चलना है, अब्बू के साथ कैसे चलना है, फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसे चलना है, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन उन रिश्तों में हम कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे अमल करते हैं जिसकी वजह से ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाता है। तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ों की निशानदही की जो अगर आप माँ बाप के मामले में भी अप्लाई करें तो तब भी वो अप्लाई करती है, भाई बहनों में करें वो भी अप्लाई करती है, अगर आप हस्बैंड वाइफ में देखें तब भी ये चीज़ अप्लाई करती है। सो 3 ऐसी चीज़ें जो हमारे रिश्तों को ख़राब करती हैं, उनमें दरार पैदा करती हैं, मसले मसाइल खड़े करती हैं। आज मैं उन चीज़ों की आपसे बात करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप भी इसके बारे में सोचें कि क्या आप ऐसी चीज़ें करते हैं कि नहीं। होता यह है कि हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं अपनों के साथ, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं जिनकी वजह से रिश्तों में दरार भी पड़ता है और मसाइल भी होते हैं। सबसे पहली, बी मोर लाइक मी, यानी कि अक्सर हम अपने पार्टनर या दोस्तों या किसी भी अपने बच्चों से भी ये उम्मीद रखते हैं कि वो बिल्कुल हमारे जैसे बन जाएंगे, कि जैसे हम हैं वो भी वैसे ही होंगे। हर चीज़ में, हर अमल में हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है और हम पर्सनली चाहते हैं कि उसी स्टैंडर्ड को हर बंदा फॉलो करे। लेकिन व्यूअर्स, रिश्तों की खूबसूरती हमारे जो फ़र्क हैं आपस में या हमारे डिफरेंसेस हैं उन्हीं से तो बनती है। आफ्टर ऑल अगर हम सब एक जैसे होंगे तो फिर आपस में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने साथ ही वक्त गुजारना है तो अपनी ज़ात के साथ गुजार लें। तो दूसरों अगर आपसे मुख्तलिफ हैं, वो आपकी तरह नहीं हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने इस चीज़ को इशू नहीं बनाना है, एक चीज़ को क्राइसिस नहीं बनाना। आपने ज़बरदस्ती लोगों को फोर्स नहीं करना कि वो आपके जैसे बने, चाहे वो आपकी औलाद क्यों ना हो, क्योंकि औलाद माँ बाप से मुख्तलिफ ही होगी। अगर आपके हस्बैंड है या वाइफ है, आपकी शादी होती है और आप कहते हैं मेरी तरह नहीं है या मेरे तरीके से ये नहीं करते या मेरी तरह वो नहीं करते, तो ये बात गलत है। हर बंदा अपने तरीके से अपने पॉइंट को आगे लेके चलता है। ऑफ कोर्स बेसिक तमीज़, लिहाज, इस तरह की चीज़ें तो हमने सिखानी है, लेकिन अपने जैसे किसी की पर्सनैलिटी करने की कोशिश करना ज़बरदस्ती, ये एक ज़्यादती है। अच्छा, दूसरी अगर हम बात की करें इशू की, तो अनस्पोकन रिलेशनशिप। रिश्तों में अक्सर कुछ बातें अनकही रह जाती हैं। हम वो बातें कह देते हैं जो बिल्कुल कहने वाली नहीं होती। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम बुरे हो, तुम हम बहुत सी बातें एक दूसरे को कह जाते हैं जो नेगेटिव होती हैं। लेकिन जो अच्छी बातें होती हैं, किसी की कदर करना, किसी का शुक्रिया अदा करना, किसी पॉइंट पे किसी की चीज़ को अप्रिशिएट करना। फॉर एग्जांपल, अगर हर वक्त आप अपने शौहर की तनकीद करती हैं तो कभी उस बेचारे की तारीफ़ भी कर दिया करें। और फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती या जो जिनसे हमारा दिल ख़राब होता है, हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकालते नहीं हैं, उसको दिल में लेके बैठ जाते हैं। तो बहुत सी अनकही बातें कहनी ज़रूरी होती हैं। जैसे कि पहले वक्तों में माँ बाप के साथ बच्चों का ऐसा ताल्लुक़ होता था कि बाप के साथ कम से कम बच्चे आई लव यू वाला वर्ड नहीं, वाला सेंटेंस नहीं यूज़ करते थे। आई लव यू अब्बा या आई लव यू पापा या आई लव यू डैडी कोई नहीं कहता था, क्योंकि ये एक अंडरस्टूड बात थी कि भाई बाप को क्या, इस तरह की बातें बाप से नहीं की जाती। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, दुनिया बदल गई है। एक दूसरे से प्यार का इजहार करना, मोहब्बत से एक दूसरे के साथ चलना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। देखिए, प्यार की हमें उतनी ही ज़ोर से ज़रूरत होती है बुढ़ापे में जितनी हमें बचपन में ज़रूरत होती है। बचपन में क्योंकि हम इतने कॉन्शियस नहीं होते, तो अम्मा के जाके गले लग गए, दादों की गोद में बैठ गए, नानों के साथ लाडी कर ली, अब्बू के साथ जाके अटखेली कर ली। लेकिन जब हम एक एज पे पहुंचते हैं, स्पेशली जब हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो वही प्यार, वही मोहब्बत की डिज़ायर हमें फिर पैदा होती है। लेकिन क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा ताल्लुक़ ही नहीं बनाया होता जहाँ पे आई लव यू या मेरा बच्चा या मेरी जान या आई मिस यू वाला मामला ही नहीं होता, तो फिर ताल्लुक़ भी उसी तरीके के डेवलप होते हैं। तो अगर किसी चीज़ से खुश हैं तो बात करें, अगर किसी चीज़ से ना खुश है वो भी एक्सप्रेस करें। तो कम्युनिकेशन वो पुल है जो दो दिलों के बीच को ज्वाइन करती है। सो प्लीज़, जो अनकही बातें हैं वो ज़रूर कह दें। यानी कि एक चीज़ जो हमने नहीं करनी वो ये है कि हमने किसी को ये नहीं कहना कि वो हमारी तरह बने। दूसरी चीज़ जो हमने नहीं करनी है वो ये है कि हमने बातें दिल में नहीं रखनी।
जो बात कहने वाली है वो कह के मुका दे। ये तो 2 बातें हो गई। तीसरी चीज़ जो बहुत ही डेंजरस है, जिसकी वजह से बहुत लड़ाइयाँ फड्डे और अक्सर मामलात बहुत ख़राब हो जाते हैं, वो है कीपिंग स्कोर, यानी कि हिसाब रखना। उसने ये किया तो अब मैं ये करूँगी, उसने मुझे मेरी बर्थडे पे फ़लाँ तोहफ़ा दिया, अब मैं भी उसको इस किस्म की चीज़ दूंगी या ऐसे से लेके चलूँगी। व्यूअर्स, इन चीज़ों से निकल आए। किसी ने आपके लिए क्या किया, कितना किया, ये छोड़ दें। हमारी ये जो उम्मीद होती है ना कि भाई, अव्वल तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपनों के लिए अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो वो मोहब्बत प्यार में करें, इसलिए ना करें क्योंकि आपने हिसाब रखना है। मैंने उसको जोड़ा दिया, उसने मुझे सिर्फ एक ब्रेसलेट दिया, मेरा जोड़ा इतने का था, ब्रेसलेट उसने मुझे इतने का दिया। देखिए व्यूअर्स, एक तो ये पैसों के मामला ख़राब करते हैं। दूसरी बात इमोशनल मामलात, कि मैं मसले में थी, मैंने उसको कॉल की, उसने मेरी कॉल नहीं अटेंड की, अब वो प्रॉब्लम में है तो मैं भी उससे बात नहीं करूँगी। प्लीज़ व्यूअर्स, ये चीज़ें मत किया करें। सास ने बहू को किसी स्टेज पे डांट दिया तो बहू ने सोचा कि अब मैं भी अपना बदला उतारूंगी। इस किस्म के हिसाब किताब में से निकल आए व्यूअर्स। तुमने मेरे लिए क्या किया है, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है, ये रिश्तों को कमज़ोर कर देते हैं। मैं और फैसल अगर एक दूसरे के साथ हिसाब किताब रखना शुरू कर दें तो पता नहीं कहाँ से बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। अगर माँ बाप औलाद के साथ हिसाब रखना शुरू कर दे, मैंने तुम्हारे साथ ये किया, मैंने तुम्हारे साथ वो किया, तो बच्चे तो उस बोझ तले दब के मर ही जाएंगे। सो अल्टीमेटली जब हम अपने एक्ट्स का स्कोर रखते हैं, उनको नापने लगते हैं, तो रिश्तों की बुनियाद हिला देते हैं। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। रिश्तों को संभालने का राज ये है कि हम अपने डिफरेंसेस को समझें, अपने जज्बात को खुल के एक्सप्रेस करें और किसी भी बिना पे हिसाब किताब ना रखें। मेन बात मैं आज ये कहना चाह रही थी, यही चीज़ माँ को अप्लाई करती है, बाप को करती है, बच्चों को करती है, भाई बहन को करती है। कोई भी रिश्ता ले लें, दोस्तों में हिसाब किताब देखें। आपने किसी पे एक्स अमाउंट ऑफ खर्चा किया, दूसरे ने आप पे उतना नहीं किया, उसके फाइनेंशियल हालात क्या हैं, वो किस प्रॉब्लम में है, किस मसले से गुजरा है, आपको क्या पता। आप किसी प्रॉब्लम में थे, वो नहीं आ पाए। मेरे अब्बू की डेथ हुई थी तो वो तो नहीं आया था अफसोस करने, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ओ खुदारा, छोड़ दो इन बातों को प्लीज़। ये चीज़ें छोड़ दें, ये बहुत अनइम्पॉर्टेंट इनसिग्निफिकेंट मसले खड़े करने वाली बातें हैं, इनसे हमने निकलना है। किचन की तरफ बढ़ना है। 042992000648 कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम फेसबुक का पेज है। सैयदा नूर हैदर हमारे साथ हैं। शेफ़ नूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज के टॉपिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत गौर से बातें सुन रही हैं। जी, आपने इतनी अच्छी बातें की हैं कि आप बिल्कुल, हम अगर किसी के साथ कुछ कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम अल्लाह की रज़ा के लिए उनके साथ कर रहे होते हैं। तो अगर हम ये कह दें कि अगर देखिए हमने किसी मेरी अदरवाइज भी जान, अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं या किसी के लिए कोई चीज़ करते हैं, हिसाब रखना तो आप फिर ना दें। इससे तो बेहतर है कि वो, अगर आपको वही चीज़ चाहिए जो आप किसी को दे रहे हैं, दूसरे के लिए हमेशा वही पसंद करना चाहिए जो अपनी ज़ात के लिए करते हैं, लेकिन आप अगले को वो चीज़ दे रहे हैं जो एक्चुअली आप चाहते हैं कि वो आपको भी खरीद के दे, और आप सिर्फ इस नीयत से दे रहे हैं, तो बेहतर यह है कि आप अपने लिए खुद ही खरीद लें। मेरी एक फ्रेंड है, इस्लामाबाद में रहती है, हमारी 25 ईयर्स हो गई हमारी दोस्ती को, और आप यकीन करेंगे कि वो मुझे इतने महंगे गिफ्ट देती है और मैं उसको गिफ्ट देती हूँ, वो नहीं लेती। वो कहती है कि नहीं, मैंने बदला नहीं लेना कि मैंने तुम्हें दिया तो तुम बदला करो। और हमेशा वो मुझे क्या, मेरी बहन को भी वो इतना हमारे साथ करती है, इतना प्यार करती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कहती जो दोस्ती और प्यार मुझे तुमसे मिला है ना, और सच्चाई और खलूस, वो मुझे किसी और से नहीं मिल सकता। तो नूर जी, वही वाली बात है ना कि इंसान जिसके पास जो होता है वो दे देता है। और अगर कोई इंसान आपके साथ प्यार से और लिहाज से चल रहा है आपके साथ, मुझे भी ये बात बाय द वे बड़ी बुरी लगती है कि अगर मैं किसी को कोई गिफ्ट दूँ तो वो फौरन ही मुझे वापस उतनी ही महंगी कोई चीज़ दे दे। तो मुझे ये होता है कि यार, मैं देखिए बर्थडेज और ऐसे मौक़ों पे तो चलो लेन देन चलता है, वैसे तो मुझे ये होता है कि बर्थडे पे मुझे सिंपल कोई फूल दे दे या मुझे कोई विश कर दे या कोई प्यारा सा वॉइस नोट भेज दे, तो वो मेरे पास एक सारी ज़िंदगी का यादगार रह जाएगा। कपड़े भी फिक जाते हैं, चीज़ें भी ज़ाया हो जाती हैं, खाने पीने की चीज़ खाई जाती है, मोहब्बत प्यार ही होता है ना जो आपका आपस में। टीम के साथ एक केक काट लेती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ। ये लोग जब तोहफे देते हैं तो मैं अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाती हूँ कि मैं आपी हूँ, मैं बड़ी हूँ, इनका मुझे गिफ्ट देना नहीं बनता। सो आप समझ रही हैं नूर जी के ताल्लुक चीज़ों और बदलों से बाहर निकालने पड़ेंगे हमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ताल्लुक चीज़ों से नहीं बनता। और अगर कोई आपने ताल्लुक स्ट्रॉन्ग करना है तो चीज़ों के बजाय एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करें। हाँ जी। अनकही बातें कह दें,
अगर आपकी ये फ्रेंड आपके लिए इतना एफर्ट करती है तो किसी दिन आपको उसको बिठा के कहना चाहिए कि यार मैंने एक बात कहनी थी कि मेरी बहन और मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप इतनी अच्छी हो और इतना एफर्ट करती हो, और ये मत सोचना कि हम अप्रिशिएट नहीं करते, इतना कहना ही काफ़ी होता है। उसको हम मैसेजेस भेजते हैं ना, वो कहते हैं तुम लोगों की जो दुआएं हैं ना मेरे पास, वो मुझे उसमें सब कुछ मिल जाता है। आप यकीन करेंगे वो इतना प्यार करती है कि शायद वो वाहिद मेरी फ्रेंड है दुनिया में जिसे मैं हर बात भी कह सकती हूँ और हर अपनी बात शेयर भी करती तो हूँ। नूर जी, रिश्ते इसी तरह स्ट्रांग बनते हैं ना, आप चीज़ों से और इस बकवास से बाहर निकल आते हो। ये क्या कि मैंने दिया तो वो महंगा गिफ्ट दे, उसने नहीं दिया तो मैं अब आइंदा से नहीं उसे दूंगी, ये बहुत घटिया सोच है लोगों की। कि मतलब उसने नहीं किया तो मैंने नहीं किया, तो ऐसे नहीं हुआ तो वैसे सही नहीं कह हुआ। रही हैं। खैर, ये तो कॉन्वर्सेशन चलती रहेगी आगे भी। हमारे जब गेस्ट आएंगे तो हम उनसे यही बात करेंगे। किचन में आज आप क्या बना रहे हैं? किचन में हम बना रहे हैं जी चिकन चीज़ फ्राइड सैंडविचेस। चिकन चीज फ्राइड सैंडविचेस जी। ये क्या कहानी है? ये जी बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं, क्योंकि बच्चे आपको पता है कि लंच के लिए कोई चीज़ ऐसी दे दो तो नहीं खाते, लेकिन ये शौक से खाएंगे। गैस के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इसको हमने पैन फ्राई करना है, ज़्यादा ऑयल में नहीं हमने इसको करना है। मैं इसकी इंग्रेडिएंट्स बोल देती हूँ आपको। चिकन हमें चाहिए जी 2 कप्स बॉयल एंड चॉप। वाइट ब्रेड हमें चाहिए 1 अदद। नमक हस्बे जायका चाहिए। काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। सब्ज़ प्याज आधा कप। सब्ज़ धनिया या पार्सले 2 खाने के चम्मच। मायो 1 कप। चेडर चीज़ 3/4 कप। मोज़रेला चीज़ 3/4 कप। एग 2 अदद। ब्रेड क्रम हस्बे ज़रूरत ऑयल फ्राई के लिए। हम चिकन में जो है सब्ज़ प्याज, पार्सले, नमक, काली मिर्च, चीज़ और मायो डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक थिक बैटर बन जाएगा। और फिर हम ब्रेड को इस कटर से काट लेंगे और राउंड कटर से, और उसके ऊपर ये बैटर लगा के दूसरा स्लाइस रख के इसके ऊपर अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम में इसको रोल करके और थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि उसके चिपक जाए साथ, और फिर हम पैन फ्राई कर लेंगे उसको। फिर आप Awesome. उसको सेंटर से काट के, ये बहुत मज़े के बनते हैं। चाय के साथ भी मेहमान आ जाए तो फ़ौरन बना के भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं इसको। बेटर इसका 2-3 दिन के लिए रह सकता है। बच्चों को, मेहमानों को फ़ौरन बना के और उसको सर्व कर दें। साउंड वंडरफुल। चले आज देखते हैं ये झटपट रेसिपी। व्यूअर्स, अगेन वो सारे लोग जो सोच रहे होते हैं कि भाई क्या बनाएं, मेहमान आ जाते हैं, स्नैक्स ये वो व्हाटएवर, अनदर ग्रेट ऑल्टरनेटिव। बट अगेन हम ये बनाते इसलिए चीज़ें ताकि आप भी इनको बनाएं और इन्जॉय करें और हमें अपनी फीडबैक भी दें। तो प्लीज़ हमारे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी बहुत मज़े की या डिफरेंट सी रेसिपीज़ हैं जो आप चाहते हैं कि हमारे शेफ्स ट्राई करें, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज पे हमें DM कीजिएगा। हम आपकी रेसिपी आपके नाम से बना के व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि इंग्रेडिएंट्स और तरीका दोनों आपको हमारे साथ शेयर करना होगा। हम अब यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर शहजाद अनवर हमें ज्वाइन करेंगे। आप इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन मेडिसिन फिजिशियन हैं। आपसे आज हम जानेंगे ऑटिज़म के बारे में और स्टेम सेल थेरेपी के बारे में। ऑटिज़म, बीइंग ऑन द स्पेक्ट्रम, इसकी अक्सर बात की जाती है आजकल हमारे माशरे में, और हर दूसरा बंदा ऑन द स्पेक्ट्रम है। तो ऑटिज़म आखिर है क्या, ये होता क्यों है और इसका हल क्या है, और स्टेम सेल थेरेपी का इससे क्या ताल्लुक है, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड पेन मैनेजर, रिजेनरेटिव मेडिसिन एंड मेडिकल एक्यूपंक्चर के एक ऐसे स्पेशलिस्ट ने आज हमें ज्वाइन किया है जो 20 साल से इस फील्ड में एक्सपीरियंस रखते हैं। आप हैं तो इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन मेडिसिन फिजिशियन, इसके अलावा आप मेडिकल एक्यूपंक्चरिस्ट भी हैं। डॉक्टर शहजाद अनवर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मुझे लगा कि थोड़ा सा आपके काम से मुख्तलिफ है, अगर आप बुरा ना बनाएं। यूजुअली माहिर नफ्सियात या न्यूरोलॉजिस्ट या मतलब न्यूरो के लोगों से बात की जाती है ऑटिज़म की। तो ऑटिज़म या बीइंग ऑन द स्पेक्ट्रम, सबसे पहले अगर आप इसको एक्सप्लेन कर दें तो फिर हम आगे बात को लेके चलेंगे। देखें, बहुत शुक्रिया एक तो बुलाने का। और ऑटिज़म इस वक्त इतना बड़ा चैलेंज बन गया है, इसका इतना ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो जिनका डायग्नोसिस हो रहा है बढ़ है। ऑटिज़म बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज़ है। न्यूरो डेवलपमेंटल हम इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो ग्रोइंग एज है बच्चों की, पहले 2 साल उसमें डायग्नोस होती है। और न्यूरोलॉजिकल इसलिए है कि ये चूँकि ब्रेन को स्पेशली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को इफ़ेक्ट करती है, तो इसलिए इसको हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज़ कहते हैं। इसमें बेसिकली
3 इसकी टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं माइल्ड, एक मॉडरेट और एक मॉडरेट टू सीवियर। और इसमें जो बच्चे हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं कि जी वो ए वर्बल होते हैं, कि उनकी स्पीच जो है वो डेवलप नहीं होती, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्पीच इनिशियली तो डेवलप होती है लेकिन फिर बाद में रिग्रेस कर जाती है। इन बच्चों में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, अपनी दुनिया में रहते हैं, टेंट्रम्स होते हैं, रेपिटेटिव मूवमेंट्स करते हैं, और जिसको आप कहते हैं कि एग्जेक्टिव मेंटल फंक्शन, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का बुनियादी फंक्शन है कि आपने स्पीच कैसे करनी है, आपने बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेट कैसे करना है, किस तरह से आपने क्रिएटिविटी है, और ये सारा कुछ। तो इन बच्चों में ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये होती हैं। और जहाँ तक अगर हम बात करें इसकी कॉजेज़ या वजूहात का, तो पहले तो हम सिर्फ ये समझ रहे थे कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जिसमें पोल्यूशन है, वैक्सीनेशन है, प्रोसेस्ड फूड है, इनका चूँकि रिसेंटली लास्ट फ्यू डेकेड्स में यूज़ बढ़ गया है, और प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर्स इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या यूरोपियन वर्ल्ड में अगर हम बात करें स्मोकिंग है, अल्कोहल इंटेक है, तो इससे इसका ताल्लुक जोड़ा गया। लेकिन अभी जो रीसेंट डाटा या एविडेंस हमारे पास है कि इसमें जो जीन्स हैं उनका डेफिनेट रोल है। इसके अलावा जो और रिस्क फैक्टर्स हैं फैमिली में ऑटिस्टिक बच्चे होने के, अगर एक बच्चा ऑटिस्टिक है तो दूसरे बच्चे के भी ऑटिस्टिक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर पेरेंट्स की एज ज़्यादा है एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, फिर भी उसमें ऑटिज़म के जो फीचर्स हैं वो आने का इंसिडेंस आता है। किस स्टेज पे आने शुरू हो जाते हैं? यूजुअली बाय द एज ऑफ 2 years इनमें प्रॉब्लम्स हमें नज़र आती हैं और डायग्नोस हो जाता है। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि चूंकि स्क्रीनिंग का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, और एक्चुअली पता नहीं चलता ना कि मतलब या तो कोई ब्लड टेस्ट होता, कुछ होता तो बंदे को पता चल जाता। आपको पता ही तब चलता है जब बच्चा 2-2.5 साल का होता है। जी बिल्कुल, एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। बिल्कुल। इसमें कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है हमारे पास, जैसे आप लेकिन क्यों नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे समझ नहीं आती। एक ऐसी चीज़ जो इतनी प्रेवलेंट है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में ऑटिस्टिक बच्चे हैं, और बाय द वे मिकदार बढ़ती चली जा रही है, तो क्यों, अगर हम उसका टेस्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर उसका इलाज कैसे ढूंढेंगे? देखिए, उसका कोई पैथोलॉजिकल या ब्लड टेस्ट नहीं है, लेकिन इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जिसको हम DSM-5 कहते हैं। DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिजीज़, ये अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने डेवलप किया DSM-1 से। अब जो 3 साल पहले या 4 साल पहले DSM-5 हुआ, जिसमें बहुत कंप्रीहेंसिव एनालिसिस है। और इसमें आपने बिल्कुल स्टार्ट में ठीक कहा कि जी जो बेसिक असेसमेंट या स्क्रीनिंग है वो साइकोलॉजिस्ट करता है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं या ऑक्यूपेशनल इंटरवेंशंस हैं उनका एक लिमिटेड रोल है। इसी तरह न्यूरोफिजिशियन तब इन्वॉल्व होगा अगर बच्चे में हाइपर एक्टिविटी या टेंट्रम, नींद नहीं आएगी, वो वायलेंट होगा, सेल्फ हीटिंग होगी, अपना सर दीवार में मारेगा या वो चीज़ें करेगा। तो लेकिन ये सारा कुछ करने के बावजूद अगर आप उनको उन मेडिसिन पे भी डालते हैं जो साइकेट्रिक इलनेस को ट्रीट करते हैं, बट स्टिल जो रूट कॉज है वो वहीं का वहीं रहता है। तो इसके लिए जो रीजनरेटिव मेडिसिन है, जो मेरी स्पेशलिटी है, उसका बड़ा डेफिनेट रोल है। तो मुझे ये बताइए कि अब ये तो ऑटिज़म की हमें समझ आ गई, स्टेम सेल थेरेपी क्या है? ये मुझे आपने, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत बात हो रही है स्टेम सेल की, समझ किसी को आ नहीं रही। मतलब सेल की दुम होती है, क्या होता है, कि टहनी होती है, व्हाट इज इट? देखें, स्टेम सेल्स एक तो टेक्निकल भी समझा दें और एक बेसिक भी समझा दें। बिल्कुल ऐसे ही है। जो स्टेम सेल्स हैं वो अल्लाह ने हर इंसान में, हर जानवर में, हर जानदार में वो सेल्स रखे हैं जो स्पेशलाइज्ड नहीं होते। स्पेशलाइज्ड सेल हम उन सेल्स को कहते हैं, जैसे जिल्द के सेल हैं, ये जिल्द के, ये स्किन ही बनाएंगे। जो कार्टिलेज के सेल्स हैं वो कार्टिलेज बनाएंगे, बोन के जो सेल्स हैं वो बोन बनाएंगे। इन सेल्स को हम स्पेशलाइज्ड सेल्स कहते हैं। लेकिन अगर आप, मैं मिसाल देता हूँ, अगर किसी को ज़ख़म होता है तो वो चंद दिन में भर जाता है। वो कैसे भरता है? उसके भरने के नीचे जो मेन कॉज है वो स्टेम सेल्स की मौजूदगी है। स्टेम सेल्स अल्लाह ने जिस्म में, बोन मैरो में, फ़ैट में, हर टिश्यू की बेस पे मुख्तलिफ़ जगह हैं जहाँ पे अल्लाह ने इनको प्रिजर्व किया हुआ है। ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हम उनको कहते हैं कि जो किसी एक मखसूस किस्म के सेल नहीं बनाते, मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स बनाते हैं।
कि अगर आप स्टेम सेल को जॉइंट के अंदर डालेंगे, से कि घुटने में आर्थराइटिस के लिए, तो उसमें वो कार्टिलेज या बोन को स्टिमुलेट करेंगे। अगर उनको हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनको हम पेंक्रियाज में अगर इंजेक्ट करते हैं या वो ब्रेन में पहुंचते हैं, तो वो वहाँ पे दो तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। एक तो ये कि जी वो उसमें अल्लाह ने इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफ़ेक्ट रखा होता है कि वो आपके इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट या रेगुलेट करते हैं। वो थ्रू कीमोटैक्सिस या साइटोटैक्सिस, ये वो चीज़ें हैं जो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो वीक सेल्स हैं बॉडी में कहीं भी, उनके फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। ये तो है इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट। सेकेंडली, ये अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं बाई माइटोसिस, कि ये अपनी एक सेल 2 में, 2, 4 में, 8 में, इस तरह ये अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करते हैं। और जब एक सर्टन पॉपुलेशन गेन करते हैं, तो फिर ये जो सेल्स हैं ये ट्रांस डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जी वो मखसूस सेल्स जो हैं जिस्म के उन हिस्सों में जहाँ पे वो डेड हैं, डैमेज हैं, प्रॉपर काम नहीं कर रहे, तो वहाँ पे नए सेल्स बना के उनको रिप्लेस कर देंगे। ओके, अब अगर हम बात करें स्टेम सेल थेरेपी एंड ऑटिज़म की, इसकी कनेक्शन क्या है? जी, एक इत्थे मामला चल रहा है, दूजा अंदर घूम रहा है, मतलब कभी सुना नहीं स्टेम सेल का और ऑटिज़म का। देखें, इस वक्त इतनी ज़्यादा एविडेंस और रिसर्च पब्लिश हो रही है कि जी ऑटिज़म के लिए जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है, जनरली तो हम अगर आप देखें जो इंस्टीट्यूट्स हैं ऑटिज़म के लिए या डिफरेंट न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के लिए, वो दो तरह की ट्रीटमेंट या थेरेपीज़ करते हैं। एक को हम ABA कहते हैं जो ब्रिटिश है, और दूसरी को हम PECS कहते हैं। कि दोनों में डिफरेंस ये है कि जी ABA में डिफरेंट किस्म की थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और ये चीज़ें बच्चों को सिखाया जाता है कि उन्होंने कम्युनिकेट कैसे करना है और मुख्तलिफ़ काम जो वो नहीं कर सकते वो कैसे कर सके। जबकि PECS में उनको डिफरेंट कलर्स से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की तस्वीरें देख के उनको बताया जाता है कि वो किस तरह से कम्युनिकेट करें। अगर किसी को भूख लगी है तो वो खाने की कोई चीज़, फल या सब्ज़ी, वो उससे कम्युनिकेट करे, वो बोल नहीं सकते। इन बच्चों में बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो कम्युनिकेशन का लैक है, वो नॉन वर्बल है या मिनिमली वो फ्यू वर्ड्स बोलते हैं। और जहाँ तक स्टेम सेल का ताल्लुक है, इसमें चूँकि स्टार्ट में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, जो फ्रंटल कॉर्टेक्स के फ्रंट पे पड़ी है आपके फोरहेड में, उसका डिसफंक्शन है, जिसकी वजह से जो एग्जेक्टिव आपके डिसीजन मेकिंग है, स्पीच है, आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, कम्युनिकेशन है, वो नहीं कर पाता। तो हम जब स्टेम सेल ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे एक तो ये कि जी जो सेल्स हैं स्टेम सेल, जैसे मैंने बात की कि जी वो जो ऑलरेडी वीक सेल्स हैं वहाँ पे उनके फंक्शन को इम्प्रूव करेंगे। सेकेंडली वहाँ पे वो नए सेल्स बनाएंगे जो नॉर्मल फंक्शन करेंगे। तो जो रूट कॉज है ऑटिज़म की, जो डिसफंक्शन है, सेलुलर डिसफंक्शन, वो इम्प्रूव होता है। तो इस तरह से स्टेम सेल ट्रीटमेंट जो है वो इसको इफ़ेक्ट करती है। नहीं, बट क्या ये बच्चे 100% ठीक हो सकते हैं? जी बिल्कुल, एक नहीं सैकड़ों बच्चे पिछले 10 साल में हमने डॉक्यूमेंट किए हैं। तकरीबन 1500 से ज़्यादा बच्चे जो पूरी दुनिया से आए हमारे पास, उनमें हमने PRP, स्टेम सेल ट्रीटमेंट और लेज़र ऑक्यूपंक्चर, इनसे कंबाइन करके उनको। लेज़र ऑक्यूपंक्चर क्या होता है डॉक्टर? जी, लेज़र ऑक्यूपंक्चर बेसिकली, ऑक्यूपंक्चर तो हम जानते हैं कि चाइनीज़ इलाज हैं जिसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स पे नीडल्स लगाई जाती हैं, जबकि मॉडर्न साइंस में बच्चों में, ये चूँकि छोटे बच्चे हैं, इसमें हम नीडल्स लगा के तो नहीं बिठा सकते। तो हम जो FDA अप्रूव्ड लेज़र्स हैं जिनको हम कोल्ड लेज़र या लो लेवल लेज़र थेरेपी कहते हैं, उससे ऑक्यूपंक्चर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे ब्रेन में ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है, ग्लूकोज परफ्यूजन इम्प्रूव करती है, ऑक्सीजन परफ्यूजन इंक्रीज़ करती है। तो बच्चों का जो ब्रेन है वो बेहतर फंक्शन करता है। आप ये कह रहे हैं कि अगर हम स्टेम सेल और को ऑटिज़म की ट्रीटमेंट के अंदर इंक्लूड करें तो हम बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट्स देख बहुत सकते हैं। मेजर, बच्चे नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। लेकिन किस स्टेज पे? एट एनी गिवन स्टेज। नहीं, तो अब एक बच्चा अगर 18 साल का है या कोई बच्ची 8 साल की है, किस स्टेज पे बेहतर रिजल्ट्स आते हैं? जितनी यंग एज में जितना जल्दी बच्चा प्रेजेंट करता है उसमें ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा जल्दी चेंज आता है। क्योंकि इनिशियली 9-10 साल की उम्र तक
जो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल या सेल का डिसफंक्शन है, सेल प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता, वहाँ पे कोई फिज़िकल जो है वो डिसेबिलिटी या कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई होती। जब एज 11, 12, 15 साल से इंक्रीज़ कर जाती है तो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसके सेल में फ़िज़िकल या उसमें फ़िज़िकल रिडक्शन होता है। तो उस वक़्त हमें टाइम ज़रूर ज़्यादा लगता है, लेकिन उन बच्चों में भी खातर बेहतरी आती है। सही। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद स्टेम सेल थेरेपी से हम क्या चीज़ें जो हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। आई नो कि स्किन के मामलात भी बहुत बेहतर हो जाते हैं, उसके अलावा सुना है कि ऑर्गन्स की भी रीजनरेशन में हेल्प करता है। तो इन सब पे हम बात करेंगे डॉक्टर साहब एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर सादात हमारे साथ हैं और उनसे डिस्कशन चल रही है स्टेम सेल के बारे में और ऑटिज़म के बारे में। ये तो अंडरस्टूड। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि इन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट करके, चेक करके, लोगों के ऊपर ट्रायल्स करके ये प्रूव किया है कि स्टेम सेल के थ्रू ऑटिज़म ऑलमोस्ट 100% भी ठीक हो सकता है और इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली आती है। ये बात तो हो गई, लेकिन और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका स्टेम सेल के थ्रू इलाज हो सकता है? फॉर एग्जांपल कैंसर की बात करते हैं। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है ना, जो हर दूसरे बंदे को आजकल हो रही है। तो कैंसर की मुझे बताएं, क्या कैंसर का इलाज है स्टेम सेल में? जी बिल्कुल। कैंसर में अभी जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है वो 2 तरह के सेल्स जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं। इसको एक को कार टी सेल्स कहा जाता है और एक को कार NK सेल्स कहा जाता है। कार टी जो टी लिम्फोसाइट्स हैं और कार NK नेचुरल किलर सेल्स हैं। ठीक है। इन सेल्स को आप जो मरीज़ है उसी से ब्लड में से लेते हैं और इसकी टिश्यू इंजीनियरिंग करते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से, कि वो जो जीन जो है जो कैंसर कॉज कर रहा है उसको वो एडिट करते हैं, निकालते हैं और उसकी जगह नॉर्मल जीन या ऐसा जीन वहाँ पे इम्प्लांट करते हैं जो कैंसर सेल्स को बजाय कि उसको स्टिमुलेट करे उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है या उसको किल करता है। अब ये इंसान के अपने सेल्स होते हैं या किसी और के? क्योंकि देखिए जिसके जिस्म में कैंसर है उसके सेल्स में तो कैंसर है। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? जी, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि उसको निकाल के उनको मॉडिफाई करते हैं, ठीक करके, जिसको हम साफ कहते कर हैं जी दिया। साफ करके, बल्कि उसमें जीन रिप्लेसमेंट की जाती है जिसको हम जीन थेरेपी कहते हैं या क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है। तो उसमें वो जो डिफेक्टेड जीन है, ये सिर्फ कैंसर के लिए ही नहीं, वो बहुत सारी बीमारियां जो जीनियाती तौर पे जो जेनेटिक डिजीज़ हैं उनके लिए जैसे कि SMA है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के जी, वो बच्चों में टांगों में और उसमें वीकनेस आती है और वो बिल्कुल लेथार्जिक और व्हीलचेयर बाउंड हो जाते हैं। तो वो चूँकि एक सेल डिजीज़ है SMA, तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा काम हो रहा है वो न्यूरो डीजनरेटिव, न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज़, कैंसर में एज वैक्सीन, एज ट्रीटमेंट ये जो सेल्स हैं कार टी, कार NK, इसके अलावा एक और सेल्स हैं जिनको हम डेंड्रिटिक सेल्स हैं, अब इंडिया में, UAE में और अमेरिका में उसके ज़रिए कैंसर को ट्रीट किया जाता है। इसी तरह और बीमारियां जैसे पार्किंसंस डिजीज़ है, अल्जाइमर्स है, डिमेंशिया है, जिसमें एट्रोफिक चेंजेस आती हैं ब्रेन में और ब्रेन का जो डिसफंक्शन है वो होता है। तो इन सेल्स में जो यूजुअली नाकाबिल इलाज समझी जाती हैं, स्टेम सेल थेरेपी जो है ये बेहतरीन पॉसिबल होप है, क्योंकि ये ना सिर्फ वीक सेल्स को इम्प्रूव करेगी उनके फंक्शन को, बल्कि नए सेल बना के वहाँ पे हेल्दी सेल्स देगी, जिससे ब्रेन जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन शुरू करेगा, जिससे जो सिम्टम्स हैं पार्किंसंस के या डिमेंशिया या अल्जाइमर वो इम्प्रूव करेगा। लेकिन डॉक्टर साहब किस स्टेज पे? अब देखें ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका डिमेंशिया उस स्टेज पे आ जाता है कि उनको खाना पीना भी अब याद नहीं रहता, तो उनको फीडिंग ट्यूब लगा दी जाती है। तो क्या ऐसे पेशेंट्स को भी कोई फ़र्क पड़ता है इससे? देखें, एज ए रूल जितनी डिजीज़ कम है, जितना जल्दी प्रेजेंट करता है, उसमें जल्दी और बेहतर इफ़ेक्ट होता है। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनमें NG ट्यूब डली हुई है या वो बिल्कुल ब्लैंक हो गए, उनमें ना कुछ करने से ये एक कोशिश करना जो है वो बहुत बेहतर है। और अगर उनमें पार्शियल इम्प्रूवमेंट भी आ जाए कि वो खुद से खाना खा सकें, उठ के आ जा सकें, तो इससे उनकी एक लाइफ चेंजिंग जो है वो आ सकती है, लाइफ चेंज। यानी कि डिफरेंस पड़ सकता है? डिफरेंस ज़रूर पड़ता है। अगर हम बात करें रिजुविनेशन की, तो आपको पता है कि बालों में, स्किन में और फुल बॉडी के बहुत बात हो रही है कि स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू आप एंटी एजिंग की तरफ जा सकते हैं।
डॉक्टर साहब इस पे भी आपने बड़ी खुद पर्सनली भी रिसर्च की है, इसके बारे में भी गाइड करें। डेफिनेटली। देखें एजिंग क्या है, एजिंग में होता ये है कि जो हमारा कैटाबॉलिज्म है या जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हम कहते हैं कि जी जो बॉडी में वेट एयर होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। अगर हम बात करें कि जी जितनी एज रिलेटेड डिजीज़ हैं जिसमें डायबिटीज़ है, हार्ट की डिसफंक्शन है, जोड़ों का चेंजेस आना है, स्पाइन में चेंजेस आना है, ये बेसिकली इंक्रीज्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से कि बॉडी का जो बैलेंस है वो ज़्यादा ब्रेकडाउन की तरफ चला जाता है रादर दैन कि वो रीजनरेट या रिपेयर की तरफ करे। जो बुनियादी प्रिंसिपल है रीजनरेटिव मेडिसिन जिसमें पीआरपी, स्टेम सेल, एक्सोसोम, ये सारा कुछ है, वो बॉडी के बैलेंस को जो डीजनरेशन है उसको स्लो डाउन करता है और जो रीजनरेटिव कास्केड है उसको इम्प्रूव करता है। जो बुनियादी इम्प्रूवमेंट आती है वो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर जो असल कारखाना है एनर्जी प्रोड्यूस करने का, जो एटीपी प्रोड्यूस करता है। बेसिकली किसी भी क्रॉनिक कंडीशन में या एजिंग के साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो प्रॉपरली एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से सेल जो है वो पहले सेनेसेंस में जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। और बॉडी में जब नंबर ऑफ सेनेसेंस जो वीक या डिजीज़ सेल्स हैं वो बढ़ता जाता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता जाता है और बॉडी में दर्दें, आपकी आइज़ की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, बालों का गिरना, स्किन की एजिंग होना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से रैपिडली होती हैं। तो इसमें नो डाउट कि जी रीजेनरेटिव थेरेपी जो है वो सेलुलर फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बैलेंस्ड डाइट, जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड है उसका कम इस्तेमाल, नेचुरल प्रोटीन्स का लेना, वेजिटेबल फ्रूट्स बहुत का से लेना। लोग ये कह रहे हैं कि जो ये इतनी बीमारियां बन आ रही हैं आगे, ये इनकी सबकी बेस है प्रोसेस्ड फूड, ये डब्बों में, कैनों में जो हम चीज़ें खाते या हैं, फास्ट फूड जो हम जिसकी लेते हैं, 3-3 साल 8-8 साल शेल्फ लाइफ होती है। अब अगर आप कोई चने या कोई भी चीज़ उबाल के रखें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है डॉक्टर साहब, उबले हुए चने ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर रह जाएंगे? आपने अगर अपने घर में किसी अलमारी में रख दी हो, चलें उसको बंद करके भी आप किसी शीशे में भी बंद कर देते, कितनी देर चल जाएंगे? 2-4-5 दिन मैक्सिमम। सालों एक चीज़ टिन में बिल्कुल ठीक चल रही है, कुछ तो उसमें है ना। डेफिनेटली। तो वो जब आपके अंदर जाएगा तो वो आपकी भी बर्बादी करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बॉस, मुझे जिस चीज़ की समझ नहीं आती कि हम लोग इतनी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, हमेशा वर्स्ट ऑप्शन की तरफ क्यों जाते हैं? एक तरफ देसी मुर्गी पड़ी होगी, दूसरी तरफ अब तो मिलती है ऑर्गेनिक, ये वो वटेवर, एक तरफ देसी मुर्गी, दूसरी तरफ फार्मी। एक सेकंड में फार्मी उठाएंगे, सस्ता जल्दी अफोर्डेबल है जी, बिल्कुल अफोर्डेबल और मेहनत कम होती है, इवन च्यू करने में आसान है। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। प्लस स्ट्रेस लेवल्स जो हैं, आपका जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं रह गई, कोई फ़िज़िकल वर्कआउट्स नहीं है, तो इसकी वजह से भी बॉडी के अंदर जो है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जमा होते हैं। अगेन बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब यह है कि जो टॉक्सिन्स हैं, जो आपके फासद मादे हैं, जो पसीने के साथ, वर्कआउट के साथ, पेशाब में, पखाने में निकलने चाहिए, वो उस तरह से नहीं निकलते हैं। तो उसकी वजह से भी जो एजिंग का प्रोसेस है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो इसलिए सिर्फ रीजनरेटिव मेडिसिन ही नहीं, इसलिए तो कहते हैं कि जो लोग हेल्दी ज़िंदगी गुजारते हैं उनको एंटी एजिंग की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, फासिद मादे निकल रहे हैं पसीने के थ्रू, आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं, अगेन फासिद मादे निकल रहे हैं आपके अंदर से, आप एक हेल्दी, अपने अंदर भी हेल्दी चीज़ें डाल रहे हैं। तो जब आप अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फिर एजिंग वैसे ही कम होगी, स्लो होगी डेफिनेटली, और हेल्दी होगी। असल में लोग कहते हैं ना कि हाय अल्लाह उसके तो चेहरे पे एज आ गई। तो व्यूअर्स, 50-60 साल की उम्र से पहले तो ख़वातीन के चेहरे पे पहले नहीं आती थी एज, यंग ही लगती थी ख़वातीन। अब क्या होता है कि अब एकदम से 25-30 साल की उम्र पे ही, क्योंकि आप इतने केमिकल, इतने प्रिजर्वेटिव्स अपने सिस्टम में डाल रहे हैं। ट्रू। सिगरेट नहीं पीते तो वेपिंग की तरफ सारे चले गए, जो सिगरेट नहीं भी पीते थे वो वेपिंग की तरफ चल पड़े। वो भी एक बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। बिल्कुल, ये डेफिनेटली ये सारी चीज़ें बॉडी पे इफ़ेक्ट करती हैं। और नो डाउट कि जी जूसेस का इस्तेमाल, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल, ऑर्गेनिक चीज़ों का जो केमिकल फर्टिलाइज़र फ्री हैं, डेफिनेटली हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद जो है जो कर सकते हैं वो तो करें। देखिए, हमने बात शुरू की ऑटिज़म से। ऑटिज़म में भी
जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं उनका प्रिजर्वेटिव, शुगर वुगर, सारी बकवास, वो सारी हेल्दी चीज़ें जिनकी सर आप बात करें, वो सारी चीज़ें खिलाने को कहा जाता है, और दूसरी जो सारी केमिकल बेस्ड है वो मना कर दी जाती है डेफिनेटली, कि वो इस मसले को और ख़राब करेगी। क्योंकि ऑटिज़म में गट का इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो गट ब्रेन है दैट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब डॉक्टर साहब, हर दूसरी जगह आजकल स्टेम सेल, एक्सोसोम, व्हाटएवर के क्लिनिक्स खुले हुए हैं, कुछ इसके बारे में गाइडेंस देंगे? देखिए किस पे इसमें जाएं, किससे बात करें? बिकॉज बात यह है कि आपको पता है जैसे ही कोई चीज़ ट्रेंडिंग में आती है सारे ही खोल लेते हैं अपना अपना एक छोटी सी एक दुकान, बिल्कुल, या बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी दुकानें फैंसी। देखिए इसमें हमारे पास दो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, एक आपके क्रेडेंशियल्स को रेगुलेट करता है जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, वो हम सारे डॉक्टर्स और डेंटिस्ट को रेगुलेट करता है, हमारी डिग्रीज़ को वेरीफाई करके हमारे सर्टिफिकेट पे जो लाइसेंस है उस पे डालता है। दूसरा जो आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, उसको रेगुलेट करने के लिए पंजाब में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, तो वो अब बाकायदा PMDC ने रीजनरेटिव मेडिसिन की जो डिग्री है, जो डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड है, उसको रिकग्नाइज़ किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम द फर्स्ट पाकिस्तानी फिजिशियन जिसके लाइसेंस पे एंड परहैप्स द ओनली सो फार कि जिस पे वो लाइसेंस पे अमेरिकन बोर्ड या PMDC एक्रेडिटेड डिग्री है। सेकेंडली इसी तरह मेरी रिक्वेस्ट ये है अपने लोगों से, जो किसी ने कॉस्मेटिक्स के लिए जाना है, ऑटिज़म के लिए जाना है, आर्थराइटिस के लिए जाना है, अल्जाइमर के लिए जाना है, पार्किंस, वो काइंडली ये ज़रूर देखें कि क्या उस फैसिलिटी के पास जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, जो सारी चीज़ों को वैलिडेट करता है कि जी आपके पास जो सेल बनाने की लेबॉर्ट्री है क्या वो अप टू मार्क है, क्या आपका क्लिनिक या थिएटर अप टू मार्क है, उनको करके फिर वो वेरीफाई करता है। इसी तरह PMDC जो लाइसेंस है उस पे वो आपकी डिग्रीज़, जैसे आपने अगर FCPS या MRCP किया है वो उस पे आता है, तो काइंडली ये ज़रूर देखें कि जी वो डॉक्टर साहब या साहिबा जो आपको ट्रीट कर रहे हैं क्या वो प्रॉपरली ट्रेंड हैं, और इसी तरह क्या वो जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है जो ये क्लेम कर रही है कि हम स्टेम सेल ट्रीटमेंट ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्या वो अप टू दी मार्क है और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उससे अप्रूव्ड है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स। देखें, आपने कोई अच्छा काम कराना है लेकिन आप गलत जगह से करवा रहे हैं या ऐसे बंदे से करवा रहे हैं जिसको आता ही नहीं है करना, तो आपका खर्चा अपनी जगह है। क्योंकि व्यूअर्स, स्टेम सेल थेरेपी, एक्सोम्स वगैरह ये सस्ता नुस्खा नहीं है, ये बड़ा एक्सपेंसिव नुस्खा है। बिल्कुल, क्योंकि ये आपको सेल्यूलर लेवल पे जाके ठीक करता है, तो उसमें जो आपको मतलब आपको बाकायदा एक साइंटिस्ट की तरह आगे बढ़ना पड़ता है, नॉट जस्ट अ डॉक्टर। इसमें अगर मैं बात करूं FDA जो फेडरल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ US है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी और सारी जो काउंसिल्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं उसको फॉलो करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑटोलोगस स्टेम सेल थेरेपी को अप्रूव करता है, और वो भी 2 या 3 कंडीशंस हैं कि जी आप अपने जिस्म से लिए जाएं, किसी और के ना हों, दूसरा उनको मैन्युपुलेट ना किया जाए, उनको कल्चर करके एक्सपेंड ना किया जाए, उनकी नेचर ना चेंज की जाए, और विद इन फ्यू आवर्स उनको री इंजेक्ट कर दिया जाए। अदरवाइज़ आप अम्बिलिकल कॉर्ड से सेल लें या किसी दूसरे डोनर से लें, वो एक्सपेरिमेंटल हद तक तो ठीक हैं लेकिन थेराप्यूटिकली वो अप्रूव्ड नहीं है। डॉक्टर साहब, एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक तो ऑटिज़म से रिलेटेड भी ज़रा कुछ पॉजिटिव हमारे, क्योंकि माँ बाप बहुत डर जाते हैं, सहम जाते हैं, बच्चों को घर में लेके बैठ ही जाते हैं, उनको ना बाहर लेके जाते हैं ना कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे का कुछ पता नहीं होता, वो कैसे रिएक्ट करे, क्या करे, किस जगह पे कितना ओवर स्टिम्युलेट हो, 100 वो मसले होते हैं, और माँ बाप की पूरी ज़िंदगी फिर ऐसे बच्चे को डेडिकेट हो जाती है या बच्ची को हो जाती है। बिल्कुल जी, इन पेरेंट्स की सोशल लाइफ टोटली ख़त्म हो जाती है, लेकिन मैं सारे पेरेंट्स सोशल, इमोशनल, सारी हर तरह की, बिल्कुल, कि जिन फैमिलीज़ में ऑटिस्टिक बच्चे हैं कतन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक का वादा है, कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसकी शिफा नहीं है, हमें सिर्फ उसको सर्च करना है और उसको मास्टर करके ट्रीटमेंट करना है। और ट्रस्ट मी, मैंने सबसे पहला जो ऑटिस्टिक बच्चा ट्रीट किया वो मेरा सगा भांजा था, तो क्योंकि मेरा ईमान ये है कि जो ट्रीटमेंट मैं अपनी माँ पे नहीं कर सकता मैं किसी और पे नहीं करूँगा। बिल्कुल। तो वो बच्चा अब अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ वर्बल है बल्कि नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, माशाल्लाह। इसी तरह सैकड़ों और बच्चे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका से हमारे पास आते हैं, और
अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2 महीने के ट्रीटमेंट में उनकी वर्बल, उनकी वोकैबुलरी डेवलप होती है। और ये इसका जो स्टेम सेल की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसका इम्प्रूवमेंट सालों जारी रहता है। ट्रीटमेंट तो आपने करा लिया 2 हफ्ते 4 हफ्ते में, उसके बाद ये इम्प्रूव कर अपना भी नंबर बढ़ाता है और जो बॉडी में डिसफंक्शन है सेल्स का उसको भी इम्प्रूव करता है, और बच्चे 1 साल के अंदर अंदर बिल्कुल नॉर्मल बच्चे हो जाते हैं। अल्लाह ताला सबकी औलाद को शिफा दे, सबकी औलाद को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। और व्यूअर्स, घबराना नहीं है। अगर ऑटिज़म, जब भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है, उसका जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा हल ज़रूर होता है। अगर उस वक्त नहीं नज़र आ रहा होता तो विद टाइम हो जाता है। हिम्मत नहीं हारनी। ऑब्वियसली माँ बाप जिस कर्ब से गुज़रते हैं वो कोई भी नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, लेकिन एटलीस्ट हर किस्म का तरीका इलाज का ट्राई ज़रूर करना चाहिए। क्या पता किसी एक तरीके से शिफा मिल ही जाए, जैसे आपके भांजे को मिली। सो अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे। इस नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने अच्छे, इतने पॉजिटिव काम करते हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी से नवाजे। थैंक यू सो वेरी मच। इस छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं रिश्तों की। पहले बात की कि रिश्तों में बिगाड़ क्यों पैदा होता है। 2-3 पॉइंट्स थे जो आपके सामने रेज़ किए कि भाई एक बात तो ये होती है कि हम चाहते हैं कि दूसरा बंदा हमारे जैसा बन जाए, चाहे वो भाई हो, बहन हो, औलाद हो, व्हाटएवर। दूसरा एक बहुत बड़ा मसला ये आता है कि हम बातें कहते नहीं हैं दिल में, मतलब वो जो कहते हैं ना, अनकही बातें ही हमें ले डूबती हैं। देन तीसरा एक डायनामिक जो होता है वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है और ज़रा इरिटेटिंग सा होता है कि हम स्कोरिंग पे आ जाते हैं। तूने मेरे साथ ये किया, अब मैं तेरे साथ ये करूँगी, और इसी मसले के अंदर से हम कभी निकल ही नहीं पाते। और रिश्ते वो प्यारी प्यारे नाते जो हैं वो दुश्मनियों में बदल जाते हैं और लोग दुनिया से चले जाते हैं और फिर जनरेशनल दुश्मनियाँ शुरू हो जाती हैं। सो 2 आज ऐसी बड़ी प्यारी पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं जिनको मीडिया में तो आप देखते ही हैं, लेकिन इंसान भी बहुत प्यारे हैं। सबसे पहले बात करूंगी एक ऐसे लिविंग लेजेंड की जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत इनको पजीराई मिली। बेशुमार ड्रामों में आपने काम किया। आप एक सोशल वर्कर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, एंकर हैं, मॉडल हैं, न जाने क्या क्या है। सैयद मोहसिन रज़ा गिलानी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक चीज़ रह गई, वो थी सदाकारी, क्योंकि पहले मैं रेडियो पाकिस्तान, मेरी पहचान है सदाकारी, ब्रॉडकास्टर। सदाकार से मैं बना अदाकार, अदाकार से बना ड्रामा निगार, ड्रामा निगार से हिदायतकार, और हिदायतकार से फिर आगे जितने भी शोबे हैं वो साथ, फिर सारे कार आप बन गए, फिर सारे। और मैंने पर्शियन मूवीज़ की डबिंग की, आई नो, मैंने इंग्लिश फिल्मों की डबिंग की है, और मतलब ये वो सदाकारी है जो आपको काम आती है। बिल्कुल। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि आवाज़ जो आपको रेडियो पाकिस्तान ने सिखाई, आपके सीनियर दोस्तों ने आपको बताया, वो काम आता है। बेशक, और अल्लाह ताला ने भी तो बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा ना, ये भी तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है साथ। जी जी। और हमारे साथ हैं बहुत ही प्यारी, बहुत ही टैलेंटेड सना रियाज। बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और बहुत ही सेंसिटिव और सेंसिबल यंग लेडी हैं। तो मैंने सोचा कि आज सना को बुला के इनसे भी जानेंगे, क्योंकि ये भी रिश्ते निभाना बहुत अच्छे से जानती हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री में जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इनका कोई दीन ईमान नहीं है, ये कोई मीडिया का बंदा किसी का नहीं होता। इस पर किसी दिन हम ज़रा आगे जाके बात करेंगे, लेकिन पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सेट हैं? ऑल इज गुड? आपको देख के खुश हो जाती हूँ। हाँ, प्यारी लग रही होती है ना आप, कभी कभी। नहीं, आप हमेशा ही प्यारी लगती है। मतलब रोज़ बरोज़ यंग हो रही होती है ना, तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहती है। रोज बरोज यंग तो ये वाला लड़का होता है नहीं, आप ये देख नहीं रहे कि काला जोड़ा मिला के आई है पूरी प्लानिंग के साथ के भाई, हमें कहना ही नहीं पड़ा कि तू काला जोड़ा पा, साड़ी फरमाइश थे, तो मैंने पहन लिया। मैंने कहा ये ब्लैक ही पहन के आएंगे तो ब्लैक पहनना चाहिए। मैं भी ब्लैक पहनूंगी। क्या बात है आपकी, काश मेरे में भी इतनी अक्ल होती तो मैं एक नीला बांदर बन के ना बैठी होती। अच्छा, सो आज बात करनी है रिश्तों की अहमियत पे। अच्छा सर, आप के लिखने की बात करें, आपके बोलने के अंदाज की बात, जब भी आप रिश्तों को बहुत वैल्यू देते हैं, मेरे सारे सुपरहिट ड्रामे जितने भी नॉर्मल से कई गुना ज्यादा। बिल्कुल। क्या है ये मामला? देखिए, मैंने जब होश संभाला तो मैंने अपनी नानी से रिश्तों की मोहब्बत सीखी।
और मैं फिर जब रेडियो पाकिस्तान जाने लगा, स्कूल की तरफ से गया था तकरीरी मुकाबलों में, उन्हें आवाज़ अच्छी लगी तो उन्होंने कहा कि आप रेडियो करें। तो मेरे माँ बाप नाराज़ हो गए, बहन भाई नाराज़ हो गए, तो मैं नानी को कहा, तो नानी ने कहा तू मेरे पास आ जा। मतलब साथ साथ घर थे, तो मैं नानी के पास रहने लगा। नानी मुझे कहानियाँ भी सुनाती थीं। वो मेरे अंदर एक आर्टिस्ट को उन्होंने पॉलिश किया, कहानियाँ सुना सुना के। तो वो नानी का वो किरदार था कि मुझे पैसे भी वो देती थी, सब मतलब मेरी हर तरह से वो मदद करती थी। तो मैं ज़िंदगी में जो समझता हूँ कि मोहसिन गिलानी को एक ड्रामा निगार बनाने में, एक अदाकार बनाने में मेरी नानी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनकी सुनी हुई कहानी को मैं अपनी हम उम्र लोगों में अदाकारी करके मसाले लगा के सुनाता था, तो उनको अच्छा लगता था। इशा की नमाज के बाद सब इकट्ठे हो जाते थे, तो मैं वो कहानी सुनाता था। तो ये अदाकारी मुझे वहाँ से आई। फिर जो बीच में अपना बढ़ावा देना, बातों को लगाना, बुनतकारी करना, तो ये ड्रामा निगारी भी वहाँ से सीखी, नानी से सीखी। और जब नानी का इंतकाल हुआ तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि अब ना वो कहानी है ना वो नानी है, तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि वालिदैन नाराज़ थे। फिर रेडियो पाकिस्तान गया, जुड़ता रहा दोस्तों से, इस तरह से वाक़यात चलते रहे। क्योंकि वो जो एक एंकर होता है ना, जब वो चला जाता है। जी जी। मेरी नानी इस दुनिया से रुखसत हुई जब मैं 9 साल की थी। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मुझे लगा जैसे मेरे सर के ऊपर से छत उड़ गई है जी, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है, मेरी फाउंडेशन भी हिल गई, मेरी छत भी चली गई। छत इवन दो बाप छत होता है, माँ आपकी फाउंडेशन होती है, लेकिन नानों के साथ ताल्लुक ही कुछ ऐसा था। यही टोट पटोट की कहानी सुनाना, मुझे आज भी वो दिन एग्जैक्ट याद है। एक एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ कि हमें कहाँ भेजा गया। मामू के घर थे, वहाँ पे मामू मानी ऑब्वियसली नानों के साथ हॉस्पिटल में थे। हमें समझ आ गई थी कि यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, कि वो ले गए हैं उनको एम्बुलेंस में। हमें फिर वहाँ भेजा, वहाँ पे कज़न्स वगैरह थे, उनके फ्रेंड्स वगैरह थे, वो हमें संभाल रहे थे, हम बच्चे छोटे थे। वो दिन नहीं भूलता, लेकिन उससे बढ़ के जो उनका सिखाया हुआ है वो नहीं भूलता। क्योंकि मेरे भाई का ट्रांसफ़र था कराची में, तो भाभी ने जाना था वहाँ, तो नानी को साथ लेके जाना था। अब ये अलमिया, ये लम्हा मैं नहीं भूल सकता कि बातें करते करते ट्रेन जब चलने लगी तो मैंने नानी को उठाया और भाग कर ना ट्रेन पे चढ़ा दिया। वो चली गई और वहाँ कुछ दिन बाद उनको हार्ट अटैक हुआ, डेथ हो गई। तो जब उनकी डेड बॉडी आ रही थी जहाज़ पे, तो उस वक्त सारी बातें, पूरी फिल्म मेरी आंखों के सामने चल रही थी। और फिर वो आखिरी लम्हा जो चुभन है आज तक, कि काश मैं नानी को ये कहता ट्रेन चली गई है, मैं रोक लेता, लेकिन मैंने उन्हें उठा के ट्रेन पे सवार कर दिया और वापसी उनकी डेड बॉडी वसूल की। तो आपकी उम्र क्या होगी उस वक्त? मैं तो बहुत छोटा था, मतलब आप सोचें कि अगर मैं 7 क्लास में था तो 12-13 साल हो गए। हाय सदके, तो नानों को उठा के वो अब मुझे समझ आई ना, हाँ, आपको लाडी मुझे समझ तो आई। वो वाली है कि उठा के ट्रेन पे चढ़ा देना कि चलो ये चल नहीं सकेंगी, भाग नहीं सकेंगी, तो मैंने ये किया। फिर इस तरह आपने रिश्तों की बात की है, तो मैं वो शख्स हूँ, शायद मैं समझता हूँ कि कुदरत मेरा दिल मजबूत कर रही थी या मेरा इम्तिहान ले रही थी, मैं ये फैसला नहीं कर पाया। अपने बाप को, मतलब है कि मैं यहाँ ड्रामा दूसरा आसमान की रिकॉर्डिंग के लिए मैं लाहौर में था, तो मेरा बाप बार बार ये पूछ रहा था कि मोहसिन नहीं आया, मोहसिन नहीं आया। तो मेरे भाई मुझसे बात करते थे कि तुम आ जाओ, हम तुम्हें बता नहीं सकते कि सूरत हाल क्या है। तो मेरे पासपोर्ट पे सैयद मोहम्मद मोहसिन लिख दिया गया, सैयद मोहसिन रज़ा गिलानी की बजाय सैयद मोहम्मद मोहसिन लिख दिया गया। वो पासपोर्ट पे एतराज़ हो गया। तो मुन्नू भाई ने कहा ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम नया पासपोर्ट बनेगा, ये वक्त मिला है कि तुम घर चले जाओ अपने बाप के पास। मैं घर आया, अपने बाप के पास आया, बैठा, खिदमत की। तो वो मुझसे नाराज़ थे इस शोबिस की वजह से। आखिरी दिन वो मुझे सिर्फ ये कहते थे कि मेरे पीछे बैठो और मैं तुम्हारे साथ टेक लगा। और मैंने अपने बाप को अपने सीने के साथ लगाया और वो काफ़ी देर बस वहीं उनको ऊँग आ गई। तो मुझे वो मेरे जितने भी रिश्ते की फूफीज़ाद बहन हैं वो कहने लगी कि ये लगता है कि वो तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना अरसा तुमसे नाराज़ रहे हैं, तो इसलिए वो
तुम्हारे कंधे पे सर रखा हुआ है और तुम्हारे सीने के साथ टेक लगाई हुई। मैं वो लम्हा भूल नहीं सकता। बहरहाल जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो मेरे चचा ने मुझे कहा कि तुम उठो। मैं उठ गया, उनको लिटा दिया, तो मैं उनके पैरों की तरफ आ गया, तो उनकी नज़र मेरे चेहरे पे थी। तो मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या होता है। मुझे चचा ने कहा कि तुम इधर से हट जाओ। मैं हैरान था, मैं उधर से हट गया तो उनकी रूह परवाज हुई। बाद में चचा ने मुझे कहा, बेटा जब प्यारा कोई सामने खड़ा हो तो रूह अटक जाती है, तकलीफ़ होती है, इसलिए मैंने तुम्हें कहा नाराज़ ना होना। वो वक्त चला गया। फिर एक मेरा बड़ा मजबूत रिश्ता कि हमारी फैमिली में हमारा भतीजा। मैं एक बात ज़रूर समझाना चाहता हूँ सब देखने वालों को कि ये जो बच्चे हेलमेट नहीं पहनते और मोटर बाइक पे हादसा हो जाता है तो उनकी ज़िंदगी चली जाती है। हेलमेट ज़रूर पहने। मैं इस हादसे से गुजरा हूँ कि हमारा जवान भतीजा जो ख़ानदान का पूरा सहारा था, एक पढ़ा लिखा बच्चा, उसने कंप्यूटर सीखा, सारे बच्चों को कंप्यूटर सिखाया। उसने सारे बच्चों को शौक़ पैदा किया कि पढ़ो तब हमारे नाम पैदा होंगे। उसने एक ऐसा जज्बा पैदा किया उन बच्चों के बीच में। मोटर बाइक से गिरा, चोट लगी, हॉस्पिटल चले गए। अब मेरा भाई कह रहा है कि मोहसिन को बुलाओ। मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ, वो ये सब देख लेगा, संभाल लेगा। लेकिन आप लाडले भी तो है हाँ ना, और आप डूअर हैं, आप हाँ, सबको संभालते हैं, आप हम सबको संभालते हैं, तो उनका कितना करते वही हैं? सब संभालना, देखना, करना। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि हम इतना टाइम आपको दे रहे हैं कि हम वेंटिलेटर पे चढ़ाएंगे, आप 1 से 2 दिन अपनी फैमिली को किसी तरह ज़हनी तौर पर तैयार करें। अब मैं कहूँ कि हमारी पूरे ख़ानदान में ये बड़ा बेटा, भतीजा मेरा बच्चा है हमारा, 24-25 साल का कड़ियल जवान, और ये हादसा में कैसे बड़ा वो वक्त आया। जिस बच्चे का मैंने बर्थ सर्टिफिकेट लिया था उसी का डेथ सर्टिफिकेट मैंने साइन करके लिया। एक रिश्ता यूं जाता है। फिर उससे ज़्यादा जो तकलीफ़ दे बात आती है, वालिदा जब हॉस्पिटल में थी, मैं कराची में था, तो मुझे कभी मुल्तान की फ़्लाइट नहीं मिलती थी, बहावलपुर की फ़्लाइट लेता था, कभी लाहौर की फ़्लाइट लेता था। फिर बस से मैं मुल्तान जाता था कि मैं माँ के पास रहूँ ज़्यादातर। और जिस दिन मैं माँ के पास गया तो शब बारात का दिन था, तो मेरी माँ ने सबको कहा भी अब जाओ, मैं ठीक हूँ। मेरा बेटा मेरे पास आ गया, छोटा था। अब हम माँ बेटा गुफ्तगू करते रहे। तो मेरी माँ कहती है अपनी बड़ी भाभी से, कहना मेरा वो जो कुर्ता उसके पास है वो मुझे सी के दे दे, तो शब बारात है, मैं अपने घर जाऊंगी तो मैंने वही कुर्ता पहन के जाना है। मैंने कहा माँ डॉक्टर छुट्टी देंगे? तो उन्होंने सराय की, मैं क्या भा लग दी इन्हों को क्या पता, मैं तैयारी की बैठी हाँ, तो मैं तो अपने घर वंजने ही वंजने। अब ये सोच के मैंने भाई को बताया, भाई कहने का कोई बात नहीं, वो भी चले गए घर। अब इस्लामाबाद वाले भाई इस्लामाबाद चले गए, सारे चले गए माँ और बेटा के बीच। और असर के बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई। मैंने डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने जो कोशिश करनी थी, अब मैं इस तरह था कि मेरा एक हाथ माँ के सर के नीचे था, दूसरा हाथ माँ के दिल पे था, और मेरी माँ की आंखें खुली थी और मेरे चेहरा देख रही थी। और उसी चेहरे को देखते देखते उनकी रूह चली गई। जब उनकी रूह गई तो नज़रें मेरे चेहरे पे है, तो मैं ये समझता हूँ ये मेरे लिए कितना बड़ा इम्तिहान होगा। जब मैंने वो आंखें बंद करनी थी, वो मैं मुझसे हो नहीं रही थी, तो मैंने कहा कि मैं भाइयों को बुलाऊं, तो डॉक्टर साहब ने कहा कोई बात नहीं, आप कर दें, ये काम हमारा स्टाफ भी कर सकता है, डॉक्टर भी कर सकता है। पर जो वो आपको देख रही हैं, मैं वहाँ से हिल ही नहीं रहा था कि मुझे देख रही है मेरी माँ। मैंने वो जो आंखें बंद की हैं ना, वो आंखें फिर नहीं खुली। यही तो बात है ना सना, हम लोग रियलाइज़ नहीं करते। एक ज़िंदगी की जो एक जर्नी होती है, यंगर ईयर्स में इंसान को एहसास नहीं होता। यही एक छोटी सी बात और ये रिश्ते गए। फिर मेरी बेटी सैयदा फातिमा, शादी हुई, पहला बेबी आने वाला था, तो मुझे कहा अबू आपने बेबी के कान में आवाज़ देनी, अजान देंगे आप, और आप जो कुछ भी हो इस्लामाबाद आप आ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँ। मैंने कराची से ड्रामा घुग्गी था, वो लाहौर के लिए मैंने ड्रामा लिया कि लाहौर से मैं आसानी से चला जाऊँ। तो उसमें मैंने बताया डे नाइट इवेंट किए, मैं 3 दिन की छुट्टी पे चला गया इस्लामाबाद। अब बेबी को जन्म देने के बाद जब वो आई कमरे में, तो उसने मेरा हाथ पकड़ के सिर्फ इतने कहा कि
बाबा मेरा तो रूह जा रहा है, मेरी टांगों में जान नहीं। अब मुझे समझना है। मैंने डॉक्टरों से कहा उनको बुलाओ, उन्होंने कहा ये कर लेंगे, ट्रीटमेंट कर लेंगे। अब मैं ये ब्लेम क्या दूं किसी को, लापरवाही या किसी को क्या, मैं कुछ नहीं कह सकता। वो करते 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 कहने लगे कि ओह तबीयत बिगड़ गई, एमरजेंसी में ले जाओ। एमरजेंसी में लेके भागे, एमरजेंसी बहुत दूर। अच्छा, उस कमरे के अंदर एक बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़ा एक मशहूर हॉस्पिटल, उस कमरे में ना बीपी चेक करने का कोई सिलसिला, ना ऑक्सीजन का कोई सिलसिला, इतने बड़े इदारे के। वहाँ ले जाके ट्रीटमेंट किया तो सो वो मेरी बेटी भी इस दुनिया से चली गई, जो मेरा लख्त जिगर था। और जब वो दुनिया से गई तो मैं सकते में था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। बड़े भाई की बहू थी, बड़े भाई ने सिर्फ इतना मुझे कहा, पूरा खानदान ही एक तरह से देखें जुड़ गया मेरे ना उस भाई लम्हे ने, में। मैं ये कह रहा हूं मैं किस चीज़ों से गुजरा हूं। आज मैं पहली बार शेयर कर रहा हूं ये सब चीज़ें आपसे, क्योंकि रिश्तों के हवाले से बात हो रही है। तो मेरे भाई ने मुझे बड़ी तसल्ली दी, भाभी बच्चे सारे उस तरह से। ये वो भाई और भाभी थे जिनका ट्रांसफर कराची में था, तो मैं नानी को मैंने ट्रेन पे चढ़ाया था। उसी भाई के यहाँ मेरी बेटी बहू थी उसकी, तो अब बेटी भी गई। फिर जब बेटी चली गई, हम आए, बाहर आए, हम सोच रहे थे, घर फ़ोन कर रहे थे, मुल्तान फ़ोन कर रहे थे, लाहौर फ़ोन कर रहे थे, और मैं घुग्गी ड्रामा कर रहा था। अब आपको मैं उस जगह पे लेके आता हूँ। जब मैं वो कर रहा था, हम निकल आए बाहर, तो उनकी एक पीछे आई, उन्होंने मुझे कहा, गिलानी साहब, वो रो रही थी कि अब सब लोग बाहर आ गए हैं, क्योंकि डेड बॉडी सर्द खाने में रख दी गई थी, तो वो उस मुल्तान लेके जाना था। कहने लगी आपकी नवासी नर्सरी में है, आप उसको भूल गए। या अल्लाह, अब मुझे समझ ना आए कि मैं क्या करूं। जब मैं नवासी को लेने नर्सरी में गया तो एक हजूम था, मैं उस वक्त किसी को क्या कहता। एक हजूम था उस बच्ची को देखने वाला, जिस बच्ची ने ना माँ को देखा ना माँ ने बच्ची को देखा। मैं उस बच्ची को लेके आया, बस फिर अजीब सी तकलीफ़ों का सामना किया। जब लेके आए मुल्तान, तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि मुझे लगता है इस बच्ची की बिनाई नहीं है, ख़त्म है, इसका दिमाग पूरी तरह से बना नहीं, इसकी बिनाई नहीं है। मैं सोचो अल्लाह मियाँ कितने इम्तिहान, लगातार ऊपर नीचे इतने इम्तिहान करते करते वही बच्ची ठीक है, वही बच्ची देखने लगी माशाल्लाह। और एक हिंदू डॉक्टर हैं, कृष्णा शायद नाम है, मैं शायद नाम सही ना ले पाऊँ इस वक्त जज्बात में, तो उन्होंने कहा था कि ये बच्ची ठीक है, इसका इलाज मैं करूँगा। वो इस्लामाबाद में होते हैं, उन्होंने इलाज किया। अब जब शूटिंग दोबारा शुरू हुई घुगी की, तो सीन था बेटी की शादी का। या अल्लाह, तो बस अस्मा अब्बास मेरे साथ थी, मुझे हर पल हौसला देती रही। मैंने कहा ये मैं बेटी की शादी का सीन कैसे करूँगा। उन्होंने कहा आप करें, हम सब साथ हैं आपके, आप जितना टाइम लगता है करें। मैं हिम्मत बांधी वो सीन करने के। अब मैं वो सीन करूँ, मेरी टांगे, मेरा वजूद कांप रहा है, मैं जुमले। अब मैं वो बात आपकी वो वाली आ गई जो अरूज से गिर के फिर संभलता, मैं अब उसको जोड़ रहा हूँ। मैं गिर गया, मैं ज़ीरो हो गया बेटी के पास। अब मैं बोलूँ तो मुझे लगे मेरे ज़ुबान में लुकनत, मैं बोल नहीं पा रहा था। मेरी ये हालत थी। अब मुझे पानी पिलाएं, बिठाएं। अदनान सदीकी साहब का भी एहसानमंद हूँ, उन्होंने इतने दिन शूटिंग रोकी, फिर मुझे कहा भाई आप टाइम लो, बैठो, कुछ नहीं। अब पूरा का पूरा क्रू कराची का बैठा हो, मुझे बताएं, उनको भी शूटिंग मुकम्मल करनी है, मुझे भी अपना काम देना है। सो इस तरीके से मैं फिर आखिरी बार बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं फिर गिर गया अल्लाह के हुज़ूर कि तू ही है, अब तो कुछ नहीं है ना मेरे पास, जितना इम्तिहान लिया तुमने लिया अल्लाह मियाँ, अब मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि मैं यूँ सीन देखता था, याद हो जाता था, अब लफ्ज़ मेरे जहन में नहीं आता, जहन में आता है, ज़ुबान पे नहीं आता। या अल्लाह मेरे लिए कुछ इतना कर दे कि मेरे ऊपर बहुत से लोगों की जिम्मेदारियां हैं, मुझे इस काबिल कर दे कि उन रिश्तों को मैं लेके चल सकूं। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने संभाला खुद को, और अल्लाह ने मेरी इतनी मदद फरमाई कि मैं फिर शोबिज़ में काम करने लग गया, ज़ीरो से फिर मैं काम करने लगा।
बस इस तरीके से है, मैं और क्या कर सकता इंसान कितना बेबस होता है रिश्तों के सामने, ना लेकिन नहीं, अब आप देखो, शायद पता है ये बात करने क्यों ज़रूरी थी। मोहसिन साहब की लिखी हुई चीज़ें लोग पढ़ते हैं, उनको देखते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं, लेकिन ये नहीं अंडरस्टैंड करते कि ये आदमी जो लिखता है ये अपने दिल से, अपनी रूह से लिखता है, और इसीलिए ये इतना ज़्यादा रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करते हैं। वही तो बात है ना सना। यार हम शायद हम उस तरह से रिश्तों को समझ ही नहीं पाते, या हमारी जनरेशन नहीं समझ जुगन पा साहब, अब मेरे जितने भी आप ड्रामे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न पे चले, सावन है, बेटी है, सस्सी है, शरबती है, ख्वाहिशों के जुगनू है, ख्वाब नगर, जितने भी हैं उनमें सिर्फ रिश्तों की ही बात है, रिश्तों के ऊपर ही मैंने लिखा है हमेशा, और रिश्ते ही चले। मैंने कहा हम माँ बाप का प्यार बच्चों के लिए, ये तो एक खैर वो अल्लाह पाक की तरफ से है। हम शायद हम बच्चे भी, या हम वैसे इंसान भी, या हमारी जनरेशन आप कह सकते हैं, हम रिश्तों को समझ ही नहीं पा रहे। हमने वही लड़ाइयाँ झगड़े, पैसे, हमारे लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है सिवाय रिश्तों के। हम उस पोजीशन में नहीं है, या फिर हमारी मेंटालिटी उस चीज़ से बहुत हट गई है कि यार रिश्ते पहले आते हैं, बाकी सारी चीज़ें बाद में आनी है। हमने सबसे पहले पैसा रखा, फिर अपने आप को रखा, फिर हमने रिश्ते रखे। नाराज़गियाँ जितनी भी हमने छोटी छोटी बात पे, फॉर एग्जांपल मेरी आपसे आपकी अपनी लाइफ के अंदर मोहसिन साहब की एक लाइफ है, इफ़ ही इज़ एज ब्रिलियंट एज ही इज़, वो कहते हैं ना कि No हीरा फिर इसी प्रोसेस से गुजर के बनता है। अगर हीरा इतनी आसानी से बन जाता तो ना इतना महंगा होता, ना इतना कीमती होता है, सही। बट मैंने आज तक कभी किसी कामयाब इंसान को कर्ब, टॉर्चर, इमोशनल, मेंटल, वो जो कहते हैं ना, इन सब चीज़ों से गुजरे बगैर कुछ नहीं बनते हुए मिलता। देखा। मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडले वाली बच्ची थी, मतलब ऐसी कि जिसको कभी किसी ने ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की थी। मैं जब यहाँ पे आई, मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, तो मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ ऐसा भी कुछ होता है। किसी ने कहा तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, किसी ने कहा कि तुम्हारी लुक्स अच्छी नहीं है, किसी ने अच्छा तुम एंकर बनो, मैं तब एंकर बनने आई थी, अच्छा तुम एंकर बनोगी, तुम्हारा लहजा ठीक नहीं है। कि आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में करें। आप बताएं कि आप में अच्छा, लेकिन दुख पता क्या होता है मोहसिन साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम जैसी ख़वातीन की होती है, हमारे अपने ही घर वाले, जैसे कि आपके अब्बा आपसे नाराज़ थे, लेकिन जाते जाते आपको राज़ी करके गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अम्मी के, आपकी बेटी के, इन सब, आपके भतीजे के, इन सब के। बट बात ये है कि हमें तो कॉन्स्टेंटली, अब ये जिस तरह बात करिए कि तुम्हारी शक्ल, तुम्हारा ये, मुझे अब पहले वज़न ज़्यादा था तो लोग कहते थे कि हाय अल्लाह इतनी मोटी हो, अब मैं अपने नॉर्मल साइज़ पे आ गई हूँ। जो मेरा कॉलेज के ज़माने में होता था वही जीन्स मुझे फिट आती है, वही। अब हर कोई कहता है हाय अल्लाह तुम तो बीमार लग रही हो, तुम्हें कुछ हो गया है। मतलब बंदा किधर जाए, किस दीवार में सर मारे, और अपने सबसे ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। एक छोटी सी बात आपके लिए, समीना पीरजादा का नाम सुना? जी जी बिल्कुल। बहुत बड़ी अदाकारा है, हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। उनको रिजेक्ट कर दिया गया था ऑडिशन में कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है। अब आवाज़ ही पहचान है समीना पीरजादा। एग्जैक्टली। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली की आपकी आवाज़ ना बेस में है, ना लड़कियों में है, ना लड़कों में, वही देखें। गुलाम अब्बास रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से रिजेक्ट हुए कि आप अभी तैयारी करें, आपकी आवाज़ ठीक नहीं। उन लोगों ने कैसा नाम बनाया। तो इस तरह लोग कहते रहे, आपके अंदर कुछ है तो आपने करके दिखाना है, तो अल्लाह ताला रास्ते बनाए। वो अपनी जगह ठीक है बात, लेकिन मोहसिन साहब, बीइंग अ वुमन माई सेल्फ ऑल्सो, जब आपके पाँव के नाखून से लेके आपके सिर के बाल तक एक एक चीज पे कमेंट किया जाता है ना, इससे सर आप लोग बच जाते हैं कुछ हद तक मर्दजरा। बहुत बुरा लगता है। हम लोगों को तो ऐसे, हमारी आज भी बात की जाती है कि जैसे हम बस कोई डेकोरेशन पीस है। Exactly. और अगर वो टूट गया या वो जरा पुराना हो गया व्हाटएवर, तो फौरन इसको सुट्टो। ये जो एक डिस्पोजेबल सोच है फीमेल आर्टिस्ट के बारे में, हम इस पे बात करेंगे आप लोगों की इजाजत से। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कौन से रिश्तों ने बेटा आपको सपोर्ट की और गिर के फिर उठी कैसे, ये जानना जरूरी है। छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो बहुत ही दिल को हिला देने वाली, रूह को झंझोड़ने वाली बातें हो रही हैं, लेकिन शेफ नूर, क्या सिचुएशन है? जी, हमारे चिकन चीज़ फ्राइड सैंडविचेस तैयार हैं और टेस्ट करके बताइएगा कैसे बने। रियली रियली गुड, थैंक यू।
वापस आते हैं मेन स्टेज की तरफ। सना, आपसे बात हो रही थी एक ब्रेक से पहले, आपने जनरल बात तो की, असल में अपनी बात करना बड़ा मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल हो बहुत जाता है। तकलीफ दे होता है। मुझे भी अगर कोई के रिश्तों के बारे में बताओ तो मैं बड़ी लंबी तकरीर दे सकती हूँ, लेकिन जब बात करनी पड़ती है, मतलब मोहसिन भाई का, मोहसिन साहब का तो कलेजा ही मुंह में आ गया ना बात करते हुए, और लिटरली अपने जिगर के टुकड़े की बात कर रहे थे। exactly। मैं भी माँ हूँ, और बाप कहते हैं ना, बेटियां तो वैसे ही बाप की होती हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। मैंने आपकी ग्रैंड डॉटर के बारे में भी पूछना है, मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारी पूरी टीम सब जानना चाह रहे हैं कि बच्ची का फिर क्या डिसाइड किया, उसकी तरफ आऊँगी, लेकिन सना पहले आप अपनी बात ज़रूर ख़त्म कर लो। मैं आपको बता रही थी कि मैं डिप्रेशन में थी और मैं चाह रही, मुझे था कि मैं बस, और पेरेंट्स की लाडली हाँ, थी। मैं अपने बाबा को फ़ोन करती थी और मुझे कहती थी मुझे वापस आना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, ये सिटी मेरे लिए नहीं है, ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। तो मेरे अम्मी अब्बा मुझे कहते थे आके क्या कहोगी कि हार के आ गई हो, इनकी लाडली बेटी हार के आ गई है। और उनकी वो बात कुछ देर के लिए हौसला देती थी। जब मैं सुबह फिर से ऑफिस जाती थी, फिर से मैं सेम चीज़ें फेस करती थी, नहीं ये नहीं है तुम। यार देखो, आपको गलत लोग टकरे सना, बिकॉज मैं एक सच्ची बात बताऊँ, यहाँ पे ये जो आदमी बैठा हुआ है, इनको क्यों बुलाया मैंने रिश्तों पे बात करने के लिए? क्योंकि इन्होंने अपनों के साथ तो रिश्ते निभाए, बेगानों के साथ कितने इन्होंने निभाए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री में जो आपको टकरेंगे और कहेंगे कि इन्होंने उनको स्टार्ट दिया, या इन्होंने गिरे हुए को उठा के उसको फिर चलना सिखाया। वो किरदार अदा किया आपने सर, जो आपने किया है, और आज आप मान लें इस बात को। आप हमेशा जो है साइड लाइन हो जाते हैं इस बात पे। इनको मेनली बुलाने का रीज़न ये नहीं था कि इनकी अपनी स्टोरी क्या, इन्होंने कितने लोगों की स्टोरियों की इस्लाह करके उनको वापस चलना यार, सिखाया। बहुत सारे लोग इस वक्त ऐसे हैं। मदद इस वक्त टीवी इंडस्ट्री में 30 से 35% वो लड़कियां लड़के हैं जिनको मैंने मुतारिफ करवाया। बिल्कुल, माशाल्लाह। थिएटर में कम से कम 60% वो लोग हैं जिनको मैंने मुतारिफ कराया। रेडियो में इसी तरह, क्योंकि हमारा काम है कि जो अच्छा है उसके लिए कोई रास्ता बनाना, उसको साथ लेके चलना। अगर उसकी कोई परेशानी है जो आपके बस में है तो आप उसके लिए कोई बेहतर सोचें, कुछ करें। तो मैं यहाँ पे एक नुमान एजाज का जिक्र ज़रूर करूँगा। वो मेरे रिश्तों जैसा एक दोस्त है ना, उसको मैं अपने रिश्ते में गिनता हूँ, वो भी ऐसा ही है। तो पिछले दिनों, अभी कुछ 3 रोज़ पहले उसकी मेरी बात हो रही थी, इस्लामाबाद था, तो बहुत सारी बातें हुई, दिल उदास था तो वो बातें शुरू कर दी हमने। तो वो हस्ती है नुमान एजाज, ज़बान का ज़रा थोड़ा सा तल्ख है, लोगों को लगता होगा, लेकिन भाई दिल का बहुत साफ आदमी, मेरे तो भाई है, मेरे तो जान अटकी हुई है, बहुत मेरे नोमी अच्छा भाई हैं वो। और मुझे ड्रामा निगार टीवी का बनाने वाला नुमान एजाज। बिल्कुल। तो मैं जब भी कोई ड्रामे की बात होती है मैं कहता हूँ कि नुमान एजाज ने ही मुझे कहा था कि टीवी ड्रामा लिखो, तो मुझे टीवी का राइटर नुमान एजाज ने बनाया। तो वो दोस्त अपने भाइयों जैसा दोस्त। यार कुछ लोग हैं ऐसे लाइफ में जो पुश कर रहे होते हैं, मतलब हाँ, मैंने फीमेल फ्रेंड्स की बात की कि मुझे, मेरे एक मेल फ्रेंड थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, वो शहीद हो गए, ही वाज आर्मी ऑफिसर। उन्होंने मेरा इतना साथ दिया जुगन, जब ये सारा कुछ हो रहा था उसमें ही वॉज द ओनली लाइट, जिसमें मुझे लग रहा था कि यार अच्छा ठीक है, मैं घबरा रही हूँ अंधेरे से तो मैं भाग के वहाँ जाऊँगी, और मैं भाग के उसी के पास जाती थी कि ये हो गया, और मैं बहुत पैनिक करती थी, मेरे हाथ कांप रहे होते थे, मैं उससे बात कर रही होती थी, मैं रो रही होती थी, मतलब मेरी ये कंडीशन होती थी। वो सारी बात चुप करके सुनता था, और फिर वो कहता था तुमने कभी अपने आप को शीशे में देखा है? तुम अपने आप को शीशे में देखो और तुम ये देखो कि अल्लाह पाक ने तुम में किस चीज़ की कमी रखी है। तुम्हारा नाक नहीं है, तुम्हारी ज़ुबान नहीं है, तुम्हारे पास हर चीज़ पूरी है, तुम पागल हो, तुम क्यों अपने आप को इस तरह वेस्ट कर रही हो? हम लोग क्या दुआ करते हैं बेटा कि या अल्लाह ताला फलां को मुकम्मल औलाद देना। एग्जैक्टली। तो जब अल्लाह ताला ने मुकम्मल बना दिया तो बेटा वही वाली बात है ना, ये जहन, इसीलिए तो कहती हूँ कि जब साइकोलॉजिकल इश्यूज हों या कोई इंसान डिप्रेशन में हो, उसको एक्नॉलेज करें। और अगले देखें, अगर खुदा ना खास्ता सना को अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक कैंसर होता तो फ़ौरन कीमोथेरेपी और हम इसकी रेडिएशन करवाते ना बच्ची की। तो जो चीज़ नज़र नहीं आती उसको रियल ना मानना ज्यादती है। हम रब को भी तो मानते हैं ना। जुगन मैं अब जब मुझे अब कोई कहता है ना कि मैं डिप्रेशन में हूँ तो लोग शायद मजाक समझ होंगे, मैं उसको बहुत सीरियस लेती हूँ क्योंकि मैंने वो डिप्रेशन का फेज देखा है ना। हाँ, तो मैं मेरी कोशिश होती है कि अच्छा मेरी आदत नहीं है, मैं चिट चैट नहीं करती, मैं लोगों से बहुत अभी तक बहुत ज़्यादा मिलती जुलती नहीं, लेकिन अगर मुझे किसी ने कह दिया यार मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं उस बंदे को अवेलेबल रहूँ। पेरेंट्स की बात हो रही है, रिश्तों की बात हो रही है, तो प्लीज़ मोहसिन साहब हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे फातिमा का, आपकी ग्रैंड डॉटर का, आपकी बेटी की बेटी का, वो कहाँ पे हैं, उनकी अब
उनका क्या मामलात बने। एक बात तो सोचने वाली है ना, बच्ची जिस दिन पैदा हुई उसी दिन माँ दुनिया से रुखसत हो गई। ये एक बहुत बड़ा बोझ है कैरी करना। जी हाँ, ये है कि जबकि अल्लाह का शुक्र है एक चीज़ का दूसरे से उस तरह ताल्लुक नहीं है, जी हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम सेम डे। बिल्कुल। अब ये देखें कि पहली बात तो ये है कि उसके बाप का ये फैसला था कि मतलब अगर मेरी बीवी का नाम फातिमा है, वो इस दुनिया से चली गई है, वो फातिमा बतूल थी, ये फातिमा ज़हरा होगी, इसका नाम फातिमा ही रखें माशाल्लाह। ताकि घर में सब फातिमा ही पुकारें उसको। तो वो फिर उसका नाम फातिमा रखा। अब ये है कि मेरे लिए एक इम्तिहान था। मैंने ये सोचा कि सब बच्चे अपनी बर्थडे पे, अपने जन्मदिन पे सालगिरह मनाएंगे और ये बच्ची अपनी माँ की बरसी पे बैठी रोएगी, तो ये तो डिप्रेशन में चली जाएगी, इसका क्या करें। फिर ये कि हमारे यहाँ शादी खुशी गमी जो है वो चांद की तारीख के हिसाब से होती है। फिर ये तय किया कि 18 ज़िक़त जो है ये हम फातिमा की बरसी रख लेंगे और 11 अगस्त जब फातिमा का इंतकाल हुआ तो 11 अगस्त को ये दुनिया में आई, तो 11 अगस्त को इसका हम जन्मदिन मनाएं, इसका केक काटें, इसके सारे कज़न इकट्ठे हों। तो अभी तो वो बच्ची है वो इन चीज़ों में बहल जाएगी, बड़ी होगी तो फिर देखेंगे। बहुत बड़ा स्टेप है ये, मतलब उस दिन ही अपनी बेटी मतलब खोना उसकी और सालगिरह, उसकी खुशियों को हमने बचाना है। अबाई घर है हमारा मुल्तान का, वो हम भाइयों ने वो भी फातिमा के नाम किया। मेरी माँ ने कुछ मेरी ज्वेलरियाँ जो अपने उनके जहेज़ की उस 60-70 साल पहले की जो ज्वेलरी और कुछ चीज़ें थी वो मेरी बेटी फातिमा को दी थी, वो सारी लॉकर में रखवा दी हैं उस छोटी फातिमा के नाम से, कि जो कुछ है ये सारी अमानत उस तक चली जाए। जो मैं, मेरा भाई, मेरा भतीजा कर सकते हैं। अभी समइयों वाली ईद के बाद भतीजे की शादी हुई है, माशाल्लाह। तो हम ये कहते हैं कि वो भी भाई का घर है, भतीजे का घर है, अल्लाह उसे आबाद रखे। और मेरा भाई भाभी और वो उस बच्ची की जिम्मेदारियां वैसे ही उठाएं जैसे वो कर रहे हैं। अल्लाह उनको तौफीक दे, उनको बड़ी उम्र दे ताकि वो उस बच्ची की जिम्मेदारियां संभाल सके। इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। बट वही वाली बात है ना, ये रिश्ते इसलिए निभाए जा रहे हैं क्योंकि वो रिश्ते जो पहले में निभाने वाले थे वो निभाए गए। जी जी, इन्वेस्टमेंट है ना। जी जी, हम लोग हर वक्त व्यूअर्स उस इन्वेस्टमेंट की टेंशन में होते हैं जो दुनियावी होती है, जो फाइनेंशियल होती है। असल इन्वेस्टमेंट तो रिश्तों की होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुमने मतलब क्या कमाया, क्या बनाया, तो मैं कहती हूँ ये जो सब मेरे कमाल। इर्द गिर्द सारे लोग हैं ना ये। अच्छा, मैं आपकी वीडियोस देख रही थी, वो आपकी एक वीडियो वायरल हुई हुई है आपके, हर बार ये अपनी एनिवर्सरी पे अपने हस्बैंड को एक अलग किस्म का सरप्राइज देती हैं। तो मैं वो देख रही हूँ और मुझे इतनी खुशी हो रही थी। मैंने कहा देखे जरूरी है कि हमेशा मर्दी औरत को सेलिब्रेट करें, इतने अच्छे तरीके से उसको। और बाहर सारे जो वीडियो में लोग नजर आ रहे हैं, फैसल के ऑफिस के कॉलीग्स हैं, उनके पार्टनर उजैर भाई भी नीचे आए, भाई है मेरा, उनसे बहुत प्यार है। अच्छा, मुझे बड़ा मजा आया देख के। मैंने कहा यार देखे ये रिश्ते को जिंदा रखने की, वरना आजकल क्या होता है, ठीक है जी लाओ चलो केक जी, काट लो। नहीं, क्या आप तो मिला प्रॉपर और ढोल उसको लेके पोस्ट गई हुई करें, थी। क्या मिला और उसको पोस्ट करें। भाई क्या मुझे क्या मिला, जो मिला वो मेरे सामने खड़ा है, बस। जो उसको मिला उसके सामने खड़ा है। ये तो आपका बात inner ये है beauty है आपकी। कि वी नीड टू गेट आउट ऑफ थिंग्स। एग्जैक्टली करें, Materialistic तोहफे चीजों से देने बाहर से आना जरूरी है। प्यार बढ़ती है। मोहसिन भाई, आपने अपने कितने प्रोजेक्ट्स में ये ये बात तो कही भी है। हमारा दीनी है कि आप तोहफे तहाइफ दें, इससे मोहब्बत बढ़ती। लेकिन सर सबसे बड़ा तोहफा तो अपना वक्त है ना, एग्जैक्टली अपनी मोहब्बत है, एक Exactly. कंसिडरेशन है, अगले को इम्पोर्टेंट फील कराना है। कोई और कराए ना कराए, हमें कराए या ना कराए, हम तो दूसरों को करा सकते हैं, जैसे मेरा बिल्कुल प्यारा आप- भाई, हमारे सीनियर, हमारे लिविंग लेजेंड करते हैं। तो एंड में, क्लोजिंग में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट यू सना एंड देन सर आप, एंड में क्या अब मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने आप को किसी से भी कमतर ना समझें, स्पेशली। और जब भी कभी आपको फील हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल डेड हैं, आप नहीं मूव कर सकते, या आप उस पोजीशन तक नहीं पहुंच सकते, तो अल्लाह के सामने हाज़िरी दें, क्योंकि उसने अगर आपको भेजा है ना इस दुनिया में, तो उसने लाजमी आपके लिए कुछ ना कुछ लिख के भेजा है, लाजमी है। डिप्रेशन होता है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से डिप्रेशन से निकलने का सबसे बेहतरीन तरीके दो ही हैं, या तो आप अल्लाह के सामने हाजिर रहें और अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें। यकीन करें, इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। और ये सुसाइड अटेम्प्ट कभी ना करें डिप्रेशन में, हमेशा रिश्तों के पास जाएं। और रिश्ते आपको इतने खूबसूरत रिश्ते हैं ये पेरेंट्स और बहन भाई, कि वो आपको हमेशा अपनी बाहों में समेटते हैं कि अच्छा चलो आ जाओ।
कोई नहीं, जितनी मर्जी गलतियां कर लिया ना, आ जाओ हम यहीं पे हैं। तो और पेरेंट्स यही ज़्यादा तो खूबसूरत खूबसूरती है चीज़ नहीं है। रिश्तों की, हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल। जी सर। मैं रिश्तों के हवाले से इतना कहना चाहता हूँ कि माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, या जो भी रिश्ते हैं, ये एहतराम के रिश्ते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप कहीं तलखी में कुछ बोल जाते हैं, ऊंची आवाज़ में माँ के साथ बोल जाते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि ठीक है माँ ऊपर ऊंचा बोलेंगे, लेकिन अल्लाह को ये पसंद नहीं है, नहीं। न किसी को ये पसंद है। आप रिश्तों के एहतराम को मद्देनज़र रखें और सबके साथ उसी तरह से एक अच्छा रवैया रखें, तो घर का माहौल अच्छा रहता है। और हमारी मुसीबत ये है कि हमने रिश्ते जोड़ लिए मोबाइल से, एग्जैक्टली। कि घड़ी गई, डायरी गई, ख़त किताबत गई, दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ चली गई, हमने मोबाइल से रिश्ते जोड़ लिए हैं। खुदारा अपने जो माँ बाप हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, उनसे मोहब्बत का रिश्ता रखें, तलखी ज़बान से ख़त्म कर दें। बस ये बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो एंड मच। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ये आसान बातें नहीं होती शेयर करने की। ज़रा आपने अपनी ज़िंदगी की कुछ ऐसी रियलिटीज़ शेयर की, कुछ आपने बेटा की। दुख, गम, मसाइल किसकी ज़िंदगी में नहीं है व्यूअर्स? हम सब अपने हिस्से के कर्ब से गुज़र रहे हैं, हिस्से के, क्योंकि वो हमारे हिस्से का है। जहाँ हमें अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी चीज़ों से भी नवाजा है, कुछ दुख भी ऐसे हैं जिनसे नवाजा ही है, हाँ जी। क्योंकि वो हमें ग्रूम करके आगे लेके बढ़ते हैं। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, लेकिन अगर प्यारे प्यारे रिश्ते साथ जुड़े हुए हों तो वो सफ़र आसान हो जाता है। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।